हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा मैं अभी तक आपको बताया था कि प्रक्षेप गति क्या होती है, जिसमें मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें मैंने आपको कल दो न्यूमेरिकल बताए थे। उसी क्रम में आज अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन का क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बात करते हैं कि एक बम वर्षक विमान। क्लियर। तो एक बम वर्षक विमान है जो कि 500 मीटर की ऊंचाई से बम गिराता है। तो एच इक्वल टू आपको दिया है। आंसर नंबर 1 के लिए बात कर रहे हैं और आपको इसमें दिया है एच इक्वल टू। तो एच इक्वल टू आपको दिया है 500 मीटर। क्लियर। 500 मीटर की ऊंचाई से बम गिराता है। बम गिराते समय उसका वेग क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा का मतलब क्या होगा बेटा, यू एक्स। और यू एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, 300 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो क्षैतिज दिशा में बम गिराते समय उसका वेग क्षैतिज दिशा में 300 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि विमान ने किसी सैनिक के ठिकाने के ऊपर से गुजरते हुए बम गिराए तो क्या वह बम ठिकाने पर गिरेगा। तो पहले इसका आंसर देते हैं नंबर 1 का, कि बोला क्या बेटा एक्चुअल में कंडीशन की, मान लीजिए किसी सैनिक का ठिकाना है। क्लियर। तो ये किसी सैनिक का ठिकाना है और यहाँ से कोई ये विमान है, और ये विमान है, तो यहाँ से कोई ये विमान है और ये विमान ऐसे गुजर रहा है। क्लियर। यहाँ से यानी सैनिक के ठिकाने के ठीक ऊपर से बम वर्षक विमान गुजर रहा है। अब क्या कह रहा है कि ये इसकी जो हाइट है, सैनिक के ठिकाने की और विमान की, इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो कितने, 500 मीटर। और जो विमान है वो कितने, क्षैतिज दिशा में 300 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है। तो बेटा ये कह रहा है कि बम जैसे गिरा तो क्या ये सैनिक के ठिकाने के ऊपर गिरेगा, नहीं। इसका आंसर क्या है, नहीं। बिल्कुल यह बम सैनिक के ठिकाने के ऊपर नहीं गिरेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्षैतिज प्रेक्षक गति में कि यदि क्षैतिज प्रेक्षक, क्योंकि जो विमान है वो क्षैतिज दिशा में गतिशील है और यू एक्स इक्वल टू 300 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो यदि वो बम बरसाएगा इस स्थिति में, तो बेटा उस बम का जो पथ होगा वो कैसे होगा, इस प्रकार से परवलयाकार होगा। क्लियर। तो वो सैनिक के ठिकाने के ऊपर ना गिर के वो सैनिक के ठिकाने से थोड़ा आगे गिरेगा, और कितना आगे गिरेगा उसकी परास क्या होगी, आर। यानी आर दूरी के बाद वो बम गिरेगा। तो इसका पहले का आंसर आ गया आपके पास में, क्या वह बम ठिकाने के ऊपर गिरेगा, नहीं। बम ठिकाने के ऊपर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि जो बम का जो पथ होगा वो कैसे होगा, परवलयाकार होगा, यानी ठिकाने के ठीक बाद वो बम गिरेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह ठिकाने से कितना आगे गिरेगा। तो ठिकाने से कितना आगे गिरेगा, मैंने बोला कि ये क्या हो गया, परास। क्षैतिज दूरी को अपन क्या बोलते हैं, परास। और चूंकि मैंने बताया क्षैतिज प्रेक्षक गति में परास का फॉर्मूला बताया था बेटा, तो परास आर इक्वल टू, आपके पास में परास का फॉर्मूला आया था, और परास का फॉर्मूला आपके पास में क्या था, आर इक्वल टू अंडर रूड, आर इक्वल टू अंडर रूड और 2h अपॉन में जी, और इनटू में क्या आ जाएगा, यू। ये मैंने आपको बताया था परास का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन में जी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आर इक्वल टू यू का मान क्या दे रखा है आपको, 300। तो ये 300 मैंने रख दिया अंडर रूट, और 2 इंटू एच का मान कितना दे रखा है, 500 अपॉन में जी का मान मैंने मान लिया 10। जी का मान मैं क्या मान के चल रहा हूँ, जी का मान मैं 10 मीटर पर सेकंड मान के चल रहा हूँ। कोई दिक्कत बेटा। और ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 50 इंटू 2 करेंगे कितना हो गया, 10। तो आर इक्वल टू आपके पास आ गया 300 और अंडर रूट में 100, भार कितना आएगा 10, यानी कितना हो गया 3000 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बम है, जो बम है बेटा वो सैनिक के ठिकाने से ठीक 3000 मीटर की दूरी पर गिरेगा। कितनी दूरी पर गिरेगा, तो जो बम है वो सैनिक के ठिकाने से ठीक 3000 की मीटर की दूरी पर गिरेगा। तो दूसरे का आंसर आपको आ गया। अच्छा, वो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठिकाने पर बम गिराने के लिए उसे लक्ष्य से कितना पहले बम गिराना पड़ेगा। वो चाहता है कि जो बम है वो सैनिक के ठिकाने के ऊपर गिरे। तो बम सैनिक के ठिकाने के ठीक ऊपर गिरे, इसके लिए उसे लक्ष्य से ठीक 3000 मीटर पहले, कितना, लक्ष्य से ठीक 3000 मीटर पहले बम को गिराना होगा। यदि वो ऐसा करता है तो जो बम है वो ठीक सैनिक के ठिकाने के ऊपर गिरेगा। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा
कि एक पिंड को एक मीनार, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिंड को एक मीनार जिसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, ठीक है। तो बेटा इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, एक पिंड को एक मीनार, तो ये कोई मीनार है जिसकी 50 मीटर हाइट है और ये पृथ्वी की सतह है। तो एक पिंड को एक मीनार, और मीनार की हाइट कितनी दे रखी है आपको 50 मीटर। तो एक पिंड को एक मीनार जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी इधर की ओर, और कितने बेटा 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। पिंड धरातल पर कितने समय में पहुंचेगा, यानी जो पिंड है वो धरातल पर कितने समय में पहुंचेगा। यानी आपको दे रखा है, एक तो यू एक्स इक्वल टू आपको दिया है 5 मीटर पर सेकंड, तो एक तो यू एक्स का वैल्यू दिया है, और प्लस से एच इक्वल टू आपको दिया है 50 मीटर, और आपसे क्या पूछ रहा है उड्डयन काल। तो मैंने आपको बताया क्षैतिज प्रक्षेप गति में उड्डयन काल पूछ रहा है, यानी जो पिंड है उसको धरातल तक आने में कितना समय लगेगा, यानी उड्डयन काल। तो मैंने आपको बताया क्षैतिज प्रक्षेप गति में, मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि जो उड्डयन काल होता है बेटा, उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है √2h/g। क्या होता है बेटा, √2h/g। उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है √2h/g। यदि किसी मीनार की हाइट से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो उसे धरातल पर आने में लगा समय क्या होगा, √2h/g, जहां h क्या है मीनार की ऊंचाई और g क्या है गुरुत्वीय त्वरण। अब मान रखेंगे यहाँ पर, तो t इक्वल टू √2 की जगह 2 रख दिया, h का मान 50 दे रखा है, g का मान मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया। कोई दिक्कत, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपके पास t इक्वल टू √10 और क्या लिख देंगे सेकंड, क्योंकि मात्रक क्या दिया है सेकंड। तो उससे √10 सेकंड लगेंगे, यानी पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई से और धरातल तक आने में लगा समय कितना होगा बेटा, √10 सेकंड होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, आंसर नंबर 5। तो आंसर नंबर 5 क्या दिया आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पिंड को एक मीनार जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, अगेन एक मीनार दे रखी है, ये कोई मीनार है और ये पृथ्वी की सतह है, और इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई आपको दी है 50 मीटर, यानी h इक्वल टू आपको दिया है 50 मीटर। क्लियर। तो एक पिंड को एक मीनार जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, यानी यू एक्स आपको कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड प्रारंभिक वेग, यानी इसको 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। क्लियर। ज्ञात कीजिए कितने समय के पश्चात पिंड जमीन पर पहुंचेगा। तो आपको ये पिंड कितने समय के पश्चात जमीन पर पहुंचेगा, यानी एक तो उड्डयन काल ज्ञात करना है, तो एक तो टी ज्ञात करना है, और दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि पृथ्वी से टकराते समय पिंड का वेग क्या होगा। तो पृथ्वी से टकराते समय पिंड का वेग क्या होगा, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन उड्डयन काल को निकालते हैं, चूंकि उड्डयन काल यानी पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, तो पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, तो पिंड को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय उड्डयन काल टी इक्वल टू क्षैतिज प्रक्षेप गति में मैंने आपको बताया √2h/g, ये फॉर्मूला आपके पास में होता है। तो टी इक्वल टू √2 की जगह 2, h की जगह कितना आ जाएगा 10। क्लियर। और g की जगह अपन कितने, सॉरी h का मान दे रखा है 50, कितना दे रखा है 50, और g का मान मैंने रख लिया 10। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। तो h का मान आपको 50 दिया है और g का मान मैंने 10 रखा, तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, यानी उड्डयन काल। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू आ गया √10 और ये आ गया सेकंड। ये अभी किया था इस प्रकार का क्वेश्चन। तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा 10 सेकंड।
तो 10 सेकंड अंडर रूट 10 सेकंड के बाद जो पिंड है वो पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी से टकराते समय पिंड का वेग क्या होगा। तो पृथ्वी से टकराते समय पिंड का वेग क्या याद करना है। अब चूंकि बेटा प्रारंभिक वेग आपको दिया है, यानी यू एक्स से इक्वल टू आपको दिया है, यू एक्स का मान कितना दिया है 10 और मीटर पर सेकंड, ये तो यू एक्स का मान ज्ञात करना है। अब एक और बी बाई, यानी पृथ्वी से टकराते समय जो वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, बी बाई। तो बी बाई याद करना, तो बी इक्वल टू क्या होता है यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, यहाँ पे ए बाई आ जाएगा, यहाँ पे यू बाई आ जाएगा। अब चूंकि बेटा यू बाई इक्वल टू तो क्या होता है 0, और जबकि ए बाई इक्वल टू क्या होता है प्लस में जी, ये दो चीजें होती हैं। तो यू बाई इक्वल टू 0 होता है और ऊर्ध्वाधर जो त्वरण होता है वो क्या होता है प्लस में जी। तो बी बाई इक्वल टू आपके पास में बी बाई इक्वल टू 0 प्लस ए बाई का मान क्या आएगा जी इंटू टी। अब बी बाई इक्वल टू 0 फिर प्लस जी का मान 9.8 रख दो इंटू टी का मान कितना रख दो अंडर रूट 10। जो टी का मान आया आपके पास में कितना आ गया अंडर रूट 10 ही आया है। तो टी का मान आपके पास में अंडर रूट 10 आ गया। अब अतः अतः पृथ्वी से टकराते समय पिंड का परिणामी वेग, और मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला अंडर रूट क्या होता है बेटा यू एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था परिणामी वेग का। अब तो b इक्वल टू अंडर रूट यू एक्स का मान कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 प्लस बी बाई का मान ये लिया, तो बी बाई का मान आपके पास में ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 9.8, 2 बार लिख दिया, और अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10। क्लियर, ये चीज़ आपके पास में आएगी। तो b का मान अपन देख लेते हैं। तो b का मान जो फाइनली आपके पास में आएगा, तो बेटा b का मान यदि अपन सॉल्व करेंगे तो जो b का मान आएगा आपके पास में, ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करने पर आपके पास में कितना आ रहा है बेटा अंडर रूट, इसको लिखेंगे अंडर रूट 100 और प्लस 983.45 या फिर b इक्वल टू आपके पास 32.9 मीटर पर सेकंड आपके पास में क्या आ जाएगा आंसर। तो 32.9 मीटर पर सेकंड इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो एक बार पुनः देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था कि एक पिंड को मीनार जिसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, तो कितने समय पश्चात पिंड जमीन पर पहुंचेगा और पृथ्वी से टकराते समय पिंड का वेग क्या होगा। तो मैंने क्या किया है कि बेटा ये 50 मीटर की हाइट की मीनार है, इससे 10 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी पिंड को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तो उस पिंड का जो पथ होगा कैसे होगा परवलयाकार होगा। अब पृथ्वी तक पहुंचने में पिंड कितना समय लगेगा, यानी आपको उड्डयन काल निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला अंडर रूट 2h अपॉन में जी, 2 का मान रख दिया, h का मान रख दिया और g का मान रख दिया, कुल मिला के टी इक्वल टू अंडर रूट 10 सेकेंड आ गया। अब आपको निकालना है कि पृथ्वी से टकराते समय वेग क्या होगा। तो मैं कह रहा हूँ यू एक्स आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इसका ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है, यानी पृथ्वी से टकराते समय वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। तो बी बाई इक्वल टू यू बाई प्लस ए बाई इंटू टी होता है, गति का प्रथम समीकरण लगा दिया, कुल मिला के बी बाई इक्वल टू आपके पास क्या गया 9.8 इंटू अंडर रूट 10। तो पृथ्वी से टकराते समय वेग का परिणामी, तो वेग क्या होगा परिणामी वेग अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई का स्क्वायर, यानी यू एक्स का मतलब 100 प्लस बी बाई का स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, तो 2 बार 9.8 इंटू 9.8 अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 32.9 मीटर पर सेकेंड आप आंसर आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया कि एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास, तो एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास को लिखते हैं अपन किससे आर से। तो एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास यानी आर, उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 अंडर रूट 3 गुना है किसकी अधिकतम ऊंचाई की, अधिकतम ऊंचाई यानी एच मैक्सिमम की। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास यानी आर, उसकी अधिकतम ऊंचाई यानी एच मैक्सिमम की 4 अंडर रूट 3 गुना है, तो उसके प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात करो, यानी आपको थीटा का मान ज्ञात करना है।
अब क्वेश्चन ये दिया है कि आर इक्वल टू √4√3 H मैक्सिमम, और आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। अब चूंकि बेटा आर यानी क्षैतिज परास क्या होता है, आर इक्वल टू होता है, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत। अब चूंकि आर इक्वल टू होता है U² साइन 2θ अपॉन में G, ये होता है। और जबकि H इक्वल टू क्या होता है, U² sin² थीटा अपॉन में 2G, ये होता है। तो क्षैतिज परास क्या होती है, U² sin 2θ अपॉन में G, जबकि H इक्वल टू U² sin² थीटा अपॉन में 2G। तो बेटा क्या कहेंगे आता है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आर की जगह आर का मान रखो U² sin 2θ अपॉन में G इक्वल टू, अच्छा 4√3 की जगह 4√3 आ जाएगा एज इट इज। H का क्या होता है U² sin² थीटा अपॉन में 2G, G से G कैंसिल होगा, U² से U² कैंसिल हो गया। अच्छा ये कितनी बार, 2 से 2 बार, तो आपके पास क्या बचा, sin 2θ को मैं क्या ले सकता हूँ, चूंकि sin 2θ इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, ये चीज होती है बेटा। तो रखिए, तो किसकी जगह क्या आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या बचा 2√3, और इधर क्या बचा आपके पास में sin² थीटा। एक sin थीटा से एक sin थीटा आपके पास कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा cos थीटा इक्वल टू √3 और sin थीटा। cos को इधर लेके जाइए और 3 को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो ये क्या बन गया tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब tan में या tan थीटा की बात करें तो tan थीटा में 1/√3 किसका मान होता है 60 डिग्री का, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री का, किसके होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू, इसको ले सकते हैं tan 30 डिग्री, क्लियर। tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री, यानी प्रक्षेपण कोण आपके पास में कितना आ गया 30 डिग्री का, क्लियर बेटा। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, सबसे पहले दे रखा आपको कि r इक्वल टू 4√3 H मैक्सिमम है, तो आपको क्या करना है सबसे पहले परास का फॉर्मूला रखना है और H मैक्सिमम का फॉर्मूला रखना है। तो U² से U² कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, और 4 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो अब sin 2 थीटा को क्या ले सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, तो आपके पास में क्या जाएगा बेटा sin से sin कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल, यानी cos थीटा इक्वल टू √3 sin थीटा। cos को sin के नीचे ले जाइए, जबकि 3 को √3 को इधर लेके आ जाइए, 1/√3 sin थीटा बटे cos थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब चूंकि 1/√3 किसका होता है tan 30 का वैल्यू होता है, तो tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। या फिर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, यानी वही 30 डिग्री, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया आपको वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि उस प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा जिसके लिए प्रक्षेप की परास में अधिकतम ऊंचाई समान होगी। क्या कह रहा है उस प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा, यानी थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा जिसके लिए प्रक्षेप की परास और अधिकतम ऊंचाई समान होगी, यानी R इक्वल टू आपको क्या दिया है H, ये रखा है। तो प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात करना है जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई दोनों क्या होंगी बराबर। चूंकि अभी मैंने बताया कि परास का फॉर्मूला क्या होता है U² sin 2θ अपॉन में G, ये होता है परास का फॉर्मूला। जबकि ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है U² sin² थीटा अपॉन में 2G, क्लियर है बेटा। U² से U² कैंसिल हो गया
और जी से जी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, साइन टू थीटा को अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्या किया मैंने, साइन टू थीटा को मैंने क्या लिखा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, अब इधर क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, टू को इधर मल्टीप्लाई करो कितना जगह फोर, तो फोर कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कोई दिक्कत, तो फोर कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब कॉस को तो ले जाओ किसके नीचे, साइन के नीचे, तो फोर इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, या फिर मैं ले सकता हूँ टेन थीटा इक्वल टू फोर, और या फिर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स और फोर। अच्छा, टेन में फोर किसकी वैल्यू होती है, 76 डिग्री की, तो इसलिए थीटा इक्वल टू 76 डिग्री, या फिर अगर याद आपको याद ना हो तो आप यहीं पे भी इसको छोड़ सकते हो, तब भी आपका ये क्वेश्चन सही है। क्लियर बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रक्षेप को क्षैतिज से 15 डिग्री की कोण पर, यानी आंसर नंबर 8 के लिए बात करते हैं, तो आंसर नंबर 8 में क्या है कि एक प्रक्षेप को क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा इक्वल टू आपको दिया है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री के कोण पर फेंकने पर उसकी परास आर इक्वल टू कितनी आती है बेटा, 1.5 किलोमीटर आती है। कितनी आती है, 1.5 किलोमीटर। तो सबसे पहले इससे करते हैं कंसेप्ट से। तो देखो, चूंकि आर इक्वल टू क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। क्षैतिज परास का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। तो देखो आर इक्वल टू, अच्छा u का वैल्यू नहीं दिया गया तो यूज का एज इट इज साइन टू इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री अपॉन में, क्लियर, जी को मैंने अभी एज इट इज रख दिया। तो आपके पास आर का वैल्यू और दिया है तो कितना है, 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 रख दिया इक्वल टू में यू स्क्वायर अपॉन में जी, और यह क्या आ गया साइन 30। क्लियर, कितना गया, साइन 30 डिग्री। अब आगे बात करते हैं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो बेटा यदि मैं यहाँ पर रख दूँ 1.5 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में, देखो 1/2 रखूंगा, ये बार बता ही रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने 1/2 रख दिया साइन 30 की वैल्यू, तो आपके पास क्या गया 1.5 इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में 2g। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, यहाँ तक। आगे क्वेश्चन को पढ़ो। यदि उसे 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो परास कितनी होगी। अब क्या कह रहा है कि यदि थीटा की वैल्यू को मैं 45 डिग्री लेके चलूं तब परास क्या होगी। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री कर दी जाए तो परास क्या होगी। अगेन चूंकि r इक्वल टू, अब मैंने बताया यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, तो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा का मतलब 2 इंटू 45 अपॉन में जी, या फिर r इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री और आपके पास अपॉन में जी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपके पास क्या गया r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन में जी। क्लियर, क्या गया यू स्क्वायर अपॉन में जी। अब इधर देखो इक्वेशन नंबर 1 से यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, क्योंकि 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। तो बेटा इधर देखो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह पर क्या रख देंगे 3, तो कुल मिला के आपके पास, और ये किलोमीटर में आ गया, तो कुल मिला के पास आपके पास आर मैक्सिमम यानी क्षैतिज परास आपके पास कितना आ गई 3 किलोमीटर। यदि थीटा को 45 डिग्री 15 से 45 डिग्री कर दिया जाए तो बेटा परास कितनी आएगी 3 किलोमीटर, और जब 15 डिग्री थी तब परास कितनी थी आपके पास में 1.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्रिकेट की एक गेंद, आंसर, क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है, u इक्वल टू आपको दिया है 15 मीटर और पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है गेंद का उड्डयन काल ज्ञात करो। तो गेंद का आपको क्या करना, उड्डयन काल ज्ञात करना, प्रारंभिक वेग 15 मीटर पर सेकंड और प्रक्षेपण कोण थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, उड्डयन काल पूछा है। चूंकि हम जानते हैं कि उड्डयन काल बेटा कितना होता है, टी इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2u साइन थीटा अपॉन में जी, ये उड्डयन काल का फॉर्मूला होता है। तो t इक्वल टू 2 की जगह 2u का वैल्यू कितना दिया आपको 15, तो इनटू में 15 साइन 30 थीटा की वैल्यू 30 अपॉन में जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं, कोई दिक्कत। अब चूंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको रखेंगे तो आपके पास t इक्वल टू देखो 15 दूना 30, तो 30 तो ये आ गया, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, अपॉन में कितना है 10, नीचे 10 है ये, तो साइन 30 की वैल्यू रख दी मैंने कितनी 1/2, नीचे 10 है ये। अच्छा आगे देखो, यदि 0 से 0 कैंसिल कर दूं और 3 को मैं डिवाइड करूंगा किससे 2 से, तो आपके पास में रहेगा 1.5 और क्या आ जाएगा सेकेंड। तो उड्डयन काल आपके पास में कितना आ गया 1.5 सेकंड, यानी 1.5 सेकंड उसका उड्डयन काल होगा किसका, क्रिकेट की गेंद का। तो बेटा आज मैंने प्रक्षेप गति पर आधारित एग्जांपल्स कराए, ध्यान से देखना, ध्यान से करना, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।